दोस्तों, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री माननीय श्री मलकीत सिंह गेंदू जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाई चंद्रशेखर शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री भाई अजय साहू जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, वरिष्ठ प्रवक्ता भाई सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता साथी अजय गंगवानी जी, प्रकाश मणि वैष्णव जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर भाई साधु बसस्वी जी, सौरभ साहू जी, ऋषभ चंद्राकर जी, सुजीत गिधोले जी। साथियों, आज केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ आए थे। आजकल भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई परंपरा शुरू की है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा झूठ बोलने की परंपरा। जो झूठ बोलने की परंपरा छत्तीसगढ़ में और देश में श्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है, उनके मंत्री अनुराग ठाकुर भी उसी झूठ को बोल के एक बार फिर से गए। अपने मित्र अडानी के साथ मिलकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को लूटने का, देश की संपत्तियों को बेचने का, देश में भ्रष्टाचार को फैलाने का जो सिलसिला शुरू किया है, दरअसल उस सिलसिले पे पर्दा डालने के लिए श्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री दूसरों पे भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाते हैं। मैं सिलसिलेवार कुछ तथ्य रखूंगा। 5 तथ्य हैं जिनके बारे में अनुराग ठाकुर जी ने आज पत्रकार वार्ता में कहा। सबसे पहले तो उन्होंने एक नया झूठ परोसा, जो लगातार झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उसको उन्होंने फिर से परोसा कि धान खरीदी केंद्र सरकार करती है, जबकि हकीकत यह है, आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ का एक एक किसान जानता है कि धान खरीदी भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने दम पे करती है। धान खरीदी में केंद्र सरकार का 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। धान खरीदी राज्य सरकार मार्कफेड के माध्यम से करती है। मार्कफेड इसके लिए बाकायदा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है और इस ऋण का ब्याज राज्य सरकार चुकाती है। इस ऋण लेने के लिए बैंक गारंटी राज्य सरकार देती है। और यही नहीं, धान खरीदी में जो मार्कफेड धान खरीदी करती है, उसमें जो सुखत होता है, जो नुकसान होता है, पूरा नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार करती है। पिछले वर्ष मार्कफेड ने जब 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई तो 35,000 करोड़ रुपए का ऋण विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से लिया था। यही नहीं, केंद्र सरकार तो धान खरीदी में समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा देने पे अड़ंगा लगाती है। और यही नहीं, राज्य सरकार जो विभिन्न योजनाओं में चावल लिया जाता है, चावल राज्य केंद्र सरकार को जो विभिन्न योजनाओं में चावल की जरूरत होती है, उसको जो विभिन्न राज्यों से खरीदती है, जो उसकी मजबूरी है खरीदना, उसके लिए भी धमकी देती है छत्तीसगढ़ सरकार को कि यदि आप छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य से 1 भी रुपये ज्यादा देंगे तो हम आपसे चावल नहीं लेंगे। ये चरित्र है केंद्र सरकार का। और इनके मंत्री आगे दावा करके जाते हैं कि धान खरीदी हम करते हैं, जबकि हकीकत है कि धान खरीदी में इनका 1 पैसे का कोई योगदान नहीं है, सिवाय धान खरीदी को बाधा पहुंचाने के। यही नहीं, ये भूपेश सरकार का कमिटमेंट है कि पिछले वर्ष किसानों को धान की कीमत 2640 रुपये मिली। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक राज्य जहां से प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, दूसरा राज्य जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ के आते हैं,
दोनों जगह किसानों को अपना धान मात्र 1100 रुपये प्रति क्विंटल में बेचना पड़ा। छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके धान की कीमत 2640 रुपये मिलती है। एक कमिटमेंट है कांग्रेस की सरकार का, एक कमिटमेंट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसानों से। यही नहीं, इनके किसान विरोधी चरित्र के कारण ही कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू किया, जिसमें किसानों को 9,000 रुपये धान किसानों को और अन्य फसल उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जाती है। एक कमिटमेंट है भूपेश सरकार का कि इनके असहयोग के बावजूद भी हमारी सरकार इस साल किसानों से 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेगी। दूसरी बात, उन्होंने झूठ बोला आवास योजना के संबंध में। मित्रों, माननीय राहुल गांधी जी के समक्ष कांग्रेस की सरकार ने एक योजना चालू किया, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस आवास योजना को चालू करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब से यह आवास योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता तक घबराया हुआ है, डरा हुआ है, बार बार झूठ बोलते हैं। 7 लाख छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास को केंद्र सरकार ने प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, 2-2, 3-3 बार पत्र लिखा, सारे पत्र पब्लिक डोमेन में आप सबके पास में है कि हमारे 7 लाख आवास जो आपने रद्द किए हैं उसको फिर से स्वीकृति दी जाए, हम राज्यांश का पैसा देने को तैयार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान में जू नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, किसी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता के हक में प्रधानमंत्री आवास की इन 7 लाख आवासों को स्वीकृति देने के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला। तब गरीबों के मसीहा, गरीबों के बारे में सोचने वाली कांग्रेस की सरकार ने 7 लाख आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासहीन योजना चालू की, जिसमें इन 2011 के सूची के हिसाब से जो 7 लाख थे, उनके अलावा जो ऐसे आवासहीन जो 2011 की सूची में नहीं थे, आर्थिक सर्वेक्षण करा के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐसे 47,000 से अधिक आवासहीनों को भी अपना आवास बनाने के लिए पहली किस्त माननीय राहुल गांधी जी के हाथों से बिलासपुर के सम्मेलन में पहली किस्त उनके खाते में डाल दिया। जिस दिन से पहली किस्त गई है, भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। ये पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास को बंद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि केंद्रांश को कम कर दिया जाए। जो केंद्रांश पहले 75-25 का था, जो वो केंद्रांश धीरे घटते आज की तारीख में राज्यांश अधिक हो गया, केंद्रांश कम हो गया। और ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री आवास बंद हो जाए। इसीलिए छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासों को इन्होंने प्रतीक्षा सूची में डाला था, और जैसे ही भूपेश सरकार ने इसको शुरू किया, ये तिलमिलाहट में झूठ परोसने लगे। साथियों, एक और संगीन आरोप बेहद ही बेशर्मी पूर्वक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमारी सरकार पर लगाया, महादेव ऐप के संबंध में। इसी मंच पे हम सब ने खुलासा किया था कि किस प्रकार से महादेव ऐप को योगी और मोदी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। ऑनलाइन सट्टे का जो माध्यम है महादेव ऐप, वह महादेव ऐप केंद्र की मोदी सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के संरक्षण में चलता है। ये हमारा सीधा आरोप है। इस आरोप के प्रमाण में हम कुछ तथ्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं। महादेव ऐप का जो सरगना है दुबई में, उसको पकड़ने की जवाबदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं पकड़ रही है? कोई भी ऑनलाइन ऐप को बंद करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार क्यों महादेव ऐप को बंद नहीं करती है? यही नहीं, इस देश में सबसे ज्यादा कार्रवाई महादेव ऐप पूरे देश में चल रहा है। सबसे ज्यादा कार्रवाई महादेव ऐप के खिलाफ किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किया। 400 से अधिक कार्रवाइयां हमारे द्वारा की गई। 100 से अधिक लोग जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। यही नहीं, नोएडा जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, एनसीआर का इलाका, वहां पे जब हमारी पुलिस महादेव ऐप के 9 आरोपियों को पकड़ने गई, हमारी पुलिस ने उन आरोपियों को लगभग पकड़ ही लिया था, तो योगी सरकार की पुलिस आती है, बाबा की पुलिस आती है और बोलती है कि इनको तो हमने पहले गिरफ्तार किया हुआ है,
और उनको छोटे छोटे धाराओं में गिरफ्तार करके थाने ले गए ताकि छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको पकड़ न पाए। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जब इसका प्रतिरोध किया तो छत्तीसगढ़ की पुलिस के ऊपर में अपहरण का मुकदमा योगी सरकार ने दर्ज किया। यह इस बात का प्रमाण है कि महादेव ऐप में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की संलिप्तता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस काली कमाई को करने के उद्देश्य से महादेव ऐप को संरक्षण दिए हुए हैं। राजनीतिक विद्वेष को लेकर ईडी को यहां भेज के हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साथियों, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। इस प्रदेश में 15 साल में 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया था डॉक्टर रमन सिंह एंड कंपनी ने। इतना भ्रष्टाचार किया था कि देश की बैंकों में रखने के लिए जगह नहीं थी। वर्जिन आइलैंड में रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह ने खाता खुलवाया था। पनामा पेपर में नाम आया था अभिषेक सिंह का। मजाक क्या है कि नरेंद्र मोदी उनकी सरकार अभिषेक सिंह के खिलाफ पनामा पेपर में जांच करे। न खाऊंगा न खाने दूंगा। अडानी का भ्रष्टाचार आएगा तो आप चुप हो जाएंगे, मौनी बाबा बन जाएंगे। अब बेफजूल की बातें करके, बिना तर्क की बातें करके, तथ्यहीन बातें करके हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। बताइए कि पनामा पेपर में नाम आने के बाद में पूरे देश में जांच की गई। रमन सिंह के पते पे, रमन सिंह के बेटे के नाम पे जो वर्जिन आइलैंड में खाता खुला, उसकी जांच नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं करवाया? 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था। 6200 करोड़ का चिटफंड घोटाला हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को, नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था कि इसकी जांच ईडी से करवाई जाए। क्यों नहीं करवाई ईडी से जांच? क्योंकि 36,000 करोड़ के नान घोटाले का पैसा नागपुर से लेकर दिल्ली तक गया था। इसीलिए इस छत्तीसगढ़ के पैसे की लूट में जो बंदर बांट हुआ था, उसके कारण रमन सिंह एंड कंपनी को संरक्षण दिया गया था। 1667 करोड़ रुपए का गौशाला और नान घोटाला हुआ था। आज ये हमारी जो गोठान योजना, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। 269 करोड़ रुपए के गोबर खरीदी में 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार बनाते हैं, लेकिन 1667 करोड़ रुपए जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गौशाला अनुदान के नाम पर टकारा था, साहस है तो उसकी जांच करवाएं। भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। तीसरी बात मित्रों, अगली बात, बड़ी बेशर्मी पूर्वक छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के रहमो कदम पे चलता है। वो छत्तीसगढ़ जिसकी मां के गर्भ में तमाम तरीके के हीरे जवाहरात है, जिसके मां की गर्भ में कोयला है, बॉक्साइट है, किम्बरलाइट है, उस छत्तीसगढ़ के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेता बेशर्मी पूर्वक यह आरोप लगाते हैं, आसान जताते हैं कि छत्तीसगढ़ केंद्र के रहमो कदम पे चल रहा है। छत्तीसगढ़ कोयला न दे तो इस भारत का 90% बिजली कंपनी बंद हो जाए। छत्तीसगढ़ बिजली न दे तो इस देश के 8 राज्यों में अंधेरा हो जाएगा। उस छत्तीसगढ़ के ऊपर आसान जताते हैं। अरे हमारा कोयला लेने के लिए हमारी ट्रेनों को बंद करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज इस फिगर को कान खोल के सुन ले। छत्तीसगढ़ से केंद्र लेता ज्यादा है, देता कम है। पिछले 5 वर्ष में सेंट्रल एक्साइज, जीएसटी, इनकम टैक्स, पेट्रोलियम पदार्थों की एक्साइज ड्यूटी, कोल खनन, आयरन, बॉक्साइट, टिन खनन, इन सब पे मिला के 4,61,908.66 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार ने वसूला है। बदले में इन 5 सालों में हमें दिया है 1,92,190 करोड़ रुपए। इसमें से भी 55,000 करोड़ रुपए अभी हमें लेना है। छत्तीसगढ़ की जनता की कर्जदार है मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ की जनता पे एहसान जताना बंद करें। यदि आप सालाना इस गणना को देखेंगे तो सालाना छत्तीसगढ़ से 92,382 करोड़ रुपए की वसूली करती है मोदी सरकार, और बदले में हमें मात्र उसका 29% 27,438 करोड़ रुपए देती है। तो ये एहसान जताना बंद करें।
छत्तीसगढ़ शस्य श्यामला भूमि है, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा प्रचुर है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी छत्तीसगढ़ पे जो रहमो करम करने की बातें करते हैं, अनुराग ठाकुर ने जो आज छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगे। धन्यवाद मित्रों, यदि आप सबको कोई सवाल है तो स्वागत है। देखिए, इसी हाल में इसी मंच पे मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। मुझे ऐसा लगता है कि एक आध दो साथी और उपस्थित रहे होंगे, और यहाँ पे बैठे हुए भी संभवतः आप भी उस समय IND-TV में थे, गौरव शर्मा जी भी थे हरिभूमि में, भाई आप भी IND-TV में थे, आदरणीय भी अलग अलग टीवी में थे। RPN सिंह जो आज भारतीय जनता पार्टी के दामाद बने हुए हैं, जयवीर शेरगिल जो भारतीय जनता पार्टी की गलबैयाँ कर रहे हैं, उन लोगों के समक्ष यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे कसम खाया था, हम भी उसमें शामिल थे प्रवक्ता के नाते। कांग्रेस पार्टी ने कसम खाया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो कमिटमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा हम 10 दिन के अंदर माफ करेंगे, उसके संबंध में कसम खाया था। और कसम खाने की नौबत इसलिए आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2 नेताओं के नाम पे एक फर्जी पत्र वायरल किया था, इसलिए हम कसम खाए थे। हमारे मुख्यमंत्री ने उस कसम की लाज को रखा था। भारतीय जनता पार्टी में साहस हो तो गंगा जल उठा के बोले कि कांग्रेस ने शराबबंदी के लिए कसम खाया था। शराबबंदी हमारे जन घोषणा पत्र का एक अंश है। बिंदु कुमार 14 में हमने इस बात को कहा था कि हम शराबबंदी के लिए वो छत्तीसगढ़ को ले जाएंगे, और इसके लिए हमारी सरकार ने ठोस प्रयास शुरू भी किया है। 100 से अधिक दुकानें हमने बंद की है। उसका परिणाम है कि जो छत्तीसगढ़ रमन राज के समय शराब की प्रति व्यक्ति खपत में गोवा के बाद पहले नंबर में था, आज वह 18वें नंबर पे है। मैं तो अपने आज के पत्रकार वार्ता की शुरुआत में बोला कि पूरे देश में झूठ बोलने की एक सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी के पास में अपने पुरुषार्थ के बारे में बोलने का कुछ नहीं है। जो 56 इंच का सीना उन्होंने बोला था, हकीकत में वो 36 इंच भी नहीं निकला। न 100 दिन में महंगाई कम हुई, न 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, न ही किसानों की आय दुगनी हुई, न विदेश से काला धन आया। इस सब के बारे में प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब इन्होंने सुनियोजित तरीके से जो संघ की पाठशाला में सिखा है कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे आप जैसे सुधी पत्रकार हैं और हम जैसे प्रखर विरोधी लोग हैं, हम इनके झूठ को बार बार बेनकाब करेंगे। अनुराग सिंह में साहस हो तो अभी यहीं उनको चुनौती देते हैं, स्वीकार करें किस मंच में बहस करना है। हम फिगर के साथ आते हैं, जो गए नहीं है, गए हैं तो वापस आ जाए। जनता की गाड़ी कमाई के पैसे में तो घूमना, उनको वापस आ जाए। उनमें साहस है, उनमें तनिक भी साहस है, उन्होंने संघ पोषित नैतिकता बची है तो आ जाए, हमसे बहस कर लें। अभी उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करे। वो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के किसी एक सिपाही से बहस को स्वीकार करने की चुनौती स्वीकार करें बस। देखिए, ये नकल चोरों की पार्टी है। परिवर्तन यात्रा किसकी नकल किया इन्होंने? नंद कुमार पटेल जी की नकल किया। इसके बाद वो विकास खोजो यात्रा चालू किए थे, वो किसकी नकल थी? जब हम विपक्ष में थे वो भी हमारी नकल थी। ये भू ऐप जो इन्होंने लागू किसकी नकल है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में तमाम तरीके की जो नकल है उसको कर रहे हैं। इनके पास में हकीकत में कुछ भी चीज़ नहीं है, ये नकल के भरोसे चलना चाहते हैं। लेकिन झूठ जो है वो कितनी भी नकल कर ले, चलने वाला झूठ के पाँव नहीं होते।
देखिए, इनकी हकीकत जनता को पता है। ये पूरी तरीके से इनके छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेता हैं नाकाबिल साबित हुए हैं। उनके ऊपर में इनका केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं कर रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं पे इनका केंद्रीय नेतृत्व भरोसा नहीं कर रहा है। और मेरा तो ये भी मानना है कि यहाँ के मतदाताओं पे भी इनको भरोसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी नेताओं के सहारे अपना चुनाव अभियान चला रहे हैं। ये कुछ भी कर ले, जनता भरोसा नहीं करेगी। धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कृपया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आने पर उन्हें लाइक जरूर करें, इससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा। साथ ही हमारे चैनल खबरवाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।